नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है किसी एक्स बिजनेस की, और उसी नंबर पे, उसी जीएसटी नंबर पे हमारे पास एक और बिजनेस है वाई। एक ही जीएसटी नंबर पे एक से ज्यादा बिजनेस है, एक्स बिजनेस, वाई बिजनेस। जो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है वो परटेन करती है एक्स बिजनेस से। वाई बिजनेस में मेरी कोई इनपुट थी ही नहीं। वाई जो मैं बिजनेस कर रहा था उसमें कोई मेरी इनपुट थी नहीं, लेकिन वाई बिजनेस में मेरी लाइबिलिटी बनती थी। तो क्या एक्स बिजनेस के इनपुट को मैं वाई बिजनेस में यूज कर सकता हूं? ध्यान रखिएगा, एक ही जीएसटीआई नंबर है, एक ही जीएसटीआई नंबर है। दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे आगे, देखते हैं क्या निकल के आता है कि क्या इनपुट यूटिलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये डबल AR आई है। ऑल दो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आप सबको पता भी होगा, डबल AR जिस पर्टिकुलर असिस्सी के केस में आती है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सब पे एप्लीकेबल नहीं होती है। बट फिर भी इस डबल AR के आने से हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं इस पे। ये डबल AR आई है मेसर्स एरिस्टो बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 25 जुलाई 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 25 जुलाई 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका जो काम था वो काम था सप्लाई ऑफ गोल्ड। दोस्तों, क्या काम था इनका? सप्लाई ऑफ गोल्ड का इनका काम था। साथ में गोल्ड प्लेटेड विथ प्लेटिनम और प्लेटिनियम, गोल्ड सप्लाई करने के साथ साथ इनको कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी था गोल्ड की ही, और इन सम सेमी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म बेस्ड मेटल clad with silver, not further work than semi manufacture coin etc. It involves a manufacturing process also, that in the said activity various inputs that is gold or silver or are required. तो बेसिकली ये जो गोल्ड का काम कर रहे हैं इसमें उनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ रही थी। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनको कुछ इनपुट्स यूज करने पड़ रहे थे, जैसे कि गोल्ड डोर हो गया, सिल्वर डोर हो गया, ऐसे कुछ एक इनपुट इनको यूज करने पड़ रहे थे। जो ये डोमेस्टिकली परचेज कर रहे थे उस पर जो भी जीएसटी था उसका पेमेंट कर रहे थे, या फिर अगर ओवरसीज से भी परचेज कर रहे थे तो इंपोर्ट ड्यूटी का और आईजीएसटी का पेमेंट करके उसका ये इनपुट ले रहे थे। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं गोल्ड बेच रहा हूँ, साथ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी मैं उसमें कर रहा हूँ, गोल्ड से रिलेटेड ही है वो। उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे कुछ इनपुट्स लेने पड़ रहे हैं, या तो मैं डोमेस्टिकली केवल भारत से खरीद रहा हूँ, या फिर मैं बाहर से ला रहा हूँ, उस पर मैं आईजीएसटी का पेमेंट कर रहा हूँ। भारत में डोमेस्टिकली जो मैं परचेज कर रहा हूँ उस पर मैं टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ। वो सीजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है, उसका मैं इनपुट ले रहा हूँ। अब साथ में क्या होता है, इसके साथ साथ अस्सी बोलता है आई एम इंटेंटेड, मेरे को आगे और धंधा करना है, और वो घुसना चाहता है किसमें? वो घुसना चाहता है इंटेंडेड टू प्रोक्योर कस्टर ऑयल सीड्स डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अब इनको बेचना है कस्टर ऑयल भी। साथ जो एक्स बिजनेस तो हो गया गोल्ड वाला, वाई बिजनेस हो गया कौन सा? कस्टर ऑयल का। इनको कस्टर ऑयल भी बेचना है। अब जो ये कस्टर ऑयल खरीदते थे, डायरेक्टली ये खरीदते थे एग्रीकल्चरलिस्ट से, जो किसान होते थे उनसे, उनके सीधे फार्म से खरीदते थे। अब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो अनरजिस्टर्ड थे, उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं कुछ खरीद रहा हूं और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में मुझे रिवर्स चार्ज में भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 आप सबको पता है अनरजिस्टर्ड के केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होता था, बट इसको होल्ड पे रख दिया था, तो मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देना। कुल मिला के मैं ऐसा मटेरियल परचेज कर रहा हूं जिसपे मुझे मेरे पास इनपुट नहीं है, मैंने इनपुट उस पर क्लेम नहीं किया है, तो उस चीज का उनको इनपुट मिला नहीं। लेकिन आगे जब वो सीसी, ये जो कंपनी है इसका नाम अभी आपने देखा, ये जो कंपनी है एरिस्टो, इसने क्लस्टर ऑयल जो परचेज किया, कस्टर ऑयल जो इन्होंने परचेज किया डायरेक्ट किसान से, वो बिना जीएसटी के परचेज किया, उस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आई क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट अनरजिस्टर्ड था। लेकिन जब वो उसको सेल कर रहे थे, चाहे वो एक्सपोर्ट करो, डोमेस्टिक मार्केट में करो, जब वो उसको सेल कर रहे हैं तो 5% जीएसटी उस पर एप्लीकेबल है। जब परचेज किया, अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं है, कोई जीएसटी का इनपुट नहीं मिला कस्टर ऑयल पे। लेकिन जब वो सेल कर रहे हैं तो 5% टैक्स का पेमेंट उनको करना है। अब उनकी क्वेरी ये थी कि भैया मेरे पास जो इनपुट है वो
क्या मैं वो इनपुट, आप ध्यान रखिएगा, क्या वो मैं इनपुट कस्टर ऑयल सेल कर रहा हूं जिसपे मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, क्या मैं वो इनपुट यूज कर सकता हूं, और अगर मेरे पास एक्सेस इनपुट पड़ा है तो हाँ और ना, आपका क्या इसमें कहना है, अभी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। डेफिनेटली हम में से काफी जने बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इनपुट उनके पास पड़ा है, इनपुट एलिजिबल इनपुट है, 17(5) में कवर नहीं है वो इनपुट, 16 सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की कंडीशन, उनके पास बिल है क्या, उन्होंने पेमेंट किया क्या, उन्होंने सेक्शन 39 की रिटर्न भर दी है क्या, सामने वाले सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया क्या, और कंडीशन लगा लेते हैं 2A 2B में आ रहा है क्या, तो ये सब कुछ हो रहा है, जी हाँ सब कुछ हो रहा है, उसके पास सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की सारी कंडीशन फुलफिल है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, तो क्या मिलना चाहिए इनपुट, जनरल जो थॉट आएगी हमारी वो यही आएगी, जी हाँ इनपुट मिलना चाहिए। अब जब एडवांस रूलिंग के पास ये चीज गई तो उनका शायद कहना कुछ और था। सबसे पहले उन्होंने इनका बिजनेस मॉड्यूल समझा, उनसे पूछा गया कि भैया आपके पास इनपुट इकट्ठा क्यों है, पहली चीज, तो उनके कुछ रीजन बताए कि बहुत बार होता है हमने माल परचेज किया किसी महीने में, उस महीने में हमने सेल नहीं करी, क्योंकि हम एमसीएक्स पे इसको बेचते हैं, तो मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से कई बार हमें लॉस में बेचना पड़ जाता है, कई बार हम परचेज कर लेते हैं लेकिन उस महीने में सेल नहीं करते हैं कि भैया आगे फ्यूचर में हम सेल करेंगे, तो उस महीने में हमारा इनपुट खड़ा हो गया, बट उस महीने में हमारी कस्टर ऑयल की तो सेल है। मान लो अभी चल रहा है अपना मई मंथ, लेट सपोज मई मंथ में आपने गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इनपुट खरीदे, उस पर आपने इनपुट क्लेम किया 3B में, गोल्ड में जो गोल्ड था वो आपने सेल नहीं किया, आपने कस्टर ऑयल परचेज किया जिसपे आपने कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, लेकिन कस्टर ऑयल आपने मई में सेल जरूर किया, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, और जो इनपुट पड़ा है वो जो गोल्ड से रिलेटेड आपने इनपुट्स खरीदे थे उनका इनपुट पड़ा है, जो इनपुट गुड्स आपने खरीदे थे उनका इनपुट पड़ा है, उसका रीजन पता चली गया आपको। जब बिजनेस मॉडल पूछा गया इस कंपनी से तो उन्होंने बताया कि इन 2-3 रीजन की वजह से हमारा इनपुट खड़ा है। इनका कहना था, जो आप और हम सोचते हैं वही इनका कहना था कि भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के हिसाब से कंप्लीटली एलिजिबल है, तो हम इसका इनपुट का यूज कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। ठीक है जी, लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा भैया आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो इस इनपुट को, रीजन उन्होंने दिया, जी हाँ बिल्कुल उन्होंने इसका रीजन भी दिया। बैटरी लो हो रही है मेरी, उन्होंने रीजन ये दिया कि ठीक है मान लिया सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 तो आप एलिजिबल कंडीशन कर रहे हो, हालांकि ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ कहीं पे, लेकिन क्या आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 2 में मत जाओ, पहले 1 में आओ, क्या 1 को आप फॉलो कर रहे हो, 1 पूरा कंप्लीट हो रहा है। जब सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 को पढ़ा जाता है तो क्या लिखा जाता है उसमें, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी prescribed or in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of business and the said amount shall be credited to electronic credit ledger of such person। तो क्या लिखा है, आप इनपुट कब ले सकते हो, when that input is are used, या तो आपने यूज किया है उसको या इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या आपने उस इनपुट को कस्टर ऑयल के बिजनेस के लिए यूज किया है, क्या आपने उस इनपुट को कस्टर ऑयल के बिजनेस के लिए यूज किया है, ये रीजन दिया उन्होंने पहली चीज। उसके बाद में यहां पे उन्होंने बोला द कोर इश्यू इज दैट एप्लीकेंट वांट टू ट्रेड इन कस्टर ऑयल सीड्स ऑन विच द जीएसटी लायबिलिटी इज 5% एंड वांट टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट availed on inputs such as gold doors, silver doors available with him in his electronic credit ledger for the payment of said GST। तो क्या बोल रहे हैं कि कस्टर ऑयल सीड में व्यापार करना चाह रहा है व्यापारी 5% जिसपे आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इनपुट यूटिलाइज करना चाह रहा है गोल्ड और सिल्वर डोर का। However, we find that for the applicant to be eligible to avail the aforementioned input tax credit for the payment of GST leviable on the castor oil seeds which they intend to supply domestically or to export it, the applicant has to first prove that nexus or connection between the aforementioned input and the castor oil seeds which intend to supply in the terms of section 16 सबसेक्शन 1। तो उन्होंने बोला कि लेकिन इनपुट यूटिलाइज करने से पहले उनको एक नेक्सस, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसमें, जो गोल्ड डोर और सिल्वर डोर का इनपुट है उसमें और कस्टर ऑयल सीड्स के बिजनेस में एक संबंध बताओ, नेक्सस बताओ।
he has to prove how the gold doors or silver door are used or intended to be used in the course or furtherance of his business of supply of castor oil or seeds। तो उन्होंने कहा कि आप उस गोल्ड डोर के या सिल्वर डोर के इनपुट को कैसे यूज करने वाले हो फॉर फर्दरेंस इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ और फर्दरेंस ऑफ कस्टर ऑयल सीड, कस्टर ऑयल सीड के बिजनेस में इसको कैसे आप यूज करने वाले हो। In this regard, we find that firstly, the applicant has not submitted any document, literature, etc. in respect of how they wish or intend to carry out the business of supply of। उन्होंने इसके रिगार्ड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, साथ में they have not provided submitted any proof in the respect of input final product nexus connection in respect of the input gold and the silver doors। Vice versa, castor oil seeds not provided any such document, literature in respect of how the input gold door or silver door are used or intended to be used in the course or furtherance of their business or supply of castor oil। तो साफ साफ कहा कि असिसी वाज फेल्ड, उन्होंने कोई ऐसा लिटरेचर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया जो ये बोल पाए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कनेक्शन है इस इनपुट में और इस आउटपुट में, कस्टर ऑयल सीड्स का आउटपुट कस्टर ऑयल के सीड्स के बिजनेस में ये जो गोल्ड डोर और सिल्वर डोर का इनपुट है हम इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये कनेक्शन है इसमें, ये वो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया। तो क्या हुआ दोस्तों, क्या फाइनल डिसीजन आया, क्वेश्चन क्या था वापस रिपीट कर रहा हूं, कैन द एप्लीकेंट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल in the electronic credit ledger legitimately earn on the input raw material inward supply to means for outward supply of bullions towards the GST liability on castor oil seeds। तो क्या भैया जो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है उसको मैं castor oil seeds के बिजनेस से यूज कर सकता हूं क्या, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है वो मेरा बुलियन गोल्ड से रिलेटेड है। आंसर था साफ साफ नो, क्योंकि यहाँ इनपुट में और आउटपुट में कोई नेक्सस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ने साफ साफ कहा है इनपुट आप कब यूज कर सकते हो, कब यूटिलाइज कर सकते हो, व्हेन इट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस फॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो भैया आप ये जो इंटेंडेड ड्यूरिंग द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्रूव नहीं कर पाए हो, आपको इनपुट यूटिलाइज आप नहीं कर सकते हो। इनपुट ले सकते हो, इनपुट लेने में कोई तकलीफ नहीं है, यूटिलाइज आप उसको कस्टर ऑयल सीड्स के आउटपुट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, गोल्ड के वाले के आउटपुट के अगेंस्ट आप यूटिलाइज करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन दूसरा जो बिजनेस है उसके अगेंस्ट आप यूज नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये रूलिंग देखने के बाद काफी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसा तो अपन भी कर रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों काफी लोग शायद ऐसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इनपुट नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। ऑल्दो अगर मैं लैंग्वेज से देखूं तो वो भी मेरा बिजनेस है, ये भी मेरा बिजनेस है, मिल भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका बड़ा केस है, बड़ा बिजनेस है, तो आपको एक एडवांस रूलिंग ले लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों, जो मुझे लगता है। ऑल्दो मैं हमेशा एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में रहता हूं, एक तरीके से सुसाइडल अटेम्प्ट होता है एडवांस रूलिंग लेना, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है एक से ज्यादा केस है तो आपको इस पे ओपिनियन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी ही रूलिंग्स आती रही, ऐसी ही रूलिंग्स अगर आती रही तो डेफिनेटली सब असेसिंग अथॉरिटीज यही व्यू आगे ले सकती है, इवन इस रूलिंग का भी रेफरेंस दे सकती है। ऑल्दो ये रूलिंग एप्लीकेबल है पर्टिकुलर असेसिंग के केस में ही, बट बाकी जब कभी आपका जुडिशियल ऑफिसर रूलिंग पढ़ता है तो डेफिनेटली उसका भी माइंडसेट इसी तरीके से काम करने वाला है दोस्तों। तो आप चेक करिए आपके केस में ऐसा है क्या, और फिर उसके बाद आप एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आइए दोस्तों। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपका डाउट शेयर करें, हम डेफिनेटली आपको रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपने ये वीडियो एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।